चंपावत को मुख्यमंत्री धामी का बड़ा हेल्थ गिफ्ट। जिला चिकित्सालय में वर्चुअली ब्लड कंपोनेंट यूनिट का शुभारंभ किया। 3 बजे उपराष्ट्रपति की विदाई में रहेंगे शामिल। चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। श्रीनगर गढ़वाल की मेयर आरती भंडारी संघ 10 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। महेंद्र भट्ट बोले कई बड़े चेहरे कतार में। वोटर लिस्ट से विधायक का नाम गायब करने का आरोप। फुरकान अहमद के नाम पर फर्जी आपत्ति का दावा। भड़की कांग्रेस बोली निष्पक्ष जांच न हुई तो जाएंगे हाईकोर्ट। मधेश्वर धाम यात्रा फिर से स्थगित की गई। फिर से आपको बता दें कि ये यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रॉली का समय किया तय। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर। उत्तराखंड का लैंडस्लाइड मॉडल बना मिसाल। सहारनपुर प्रोजेक्ट के लिए यूएलएमएमसी ने तैयार की डीपीआर। तकनीकी सेवाओं से पहली बार मिली 4.21 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली से बड़ी जानकारी, जहां चमोली टनल हादसे पर मुआवजे का ऐलान यहां पर सरकार की ओर से किया गया है। मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद यहां पर सरकार देगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक मदद दी जाएगी। पोर्टल पर पीड़ितों की डिटेल देने के निर्देश भी दिए गए हैं। पीएमओ ने चमोली के डीएम को निर्देश दिए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। चमोली टनल हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद ये बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया गया। मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा जो मजदूर घायल हुए थे उन्हें 50-50 हजार रुपए का ऐलान यहां पर मदद का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। पीएम राहत कोष से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी और साथ ही पोर्टल पर डिटेल देने के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। तो चमोली टनल हादसे से ये बड़ी अपडेट है, जहां मुआवजे का ऐलान आपको बताते हैं कि कर दिया गया है। पीएमओ ने चमोली के डीएम को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में चमोली टनल हादसे पर मुआवजे का ऐलान, ये बड़ी अपडेट आ रही है। 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान यहां पर मृतकों के परिवारजनों के लिए किया गया है। साथ ही जो मजदूर वहां पर घायल हुए उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान यहां पर किया गया है। तो डीएम को सख्त निर्देश दिए गए हैं। डिटेल भी मांगी गई है जो इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। पीएम राहत कोष से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है चमोली से, जहां चमोली टनल हादसे में 10 लोगों की मौत हुई और बाकी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जो कि अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये बड़ा ऐलान यहां पर सरकार की ओर से किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान और साथ ही जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान यहां पर किया गया है। तो चमोली टनल हादसे पर मुआवजे का ऐलान हो चुका है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहां पर सरकार देगी और साथ ही जो लोग इस हादसे में घायल हुए थे उनको 50-50 हजार रुपए मदद का ऐलान किया गया। तो ये बड़ा हादसा था, दुखद हादसा था और ऐसे में 10 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। पीएम राहत कोष से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ा निर्देश यहाँ पर, साथ ही डीएम को भी निर्देशित किया गया है कि पोर्टल पर डिटेल जो है वो साझा किए जाएं। उसके निर्देश यहाँ पर डीएम की ओर से डीएम को यहाँ पर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ी हुई, इनका रुख कर लेते। दीपिका, ये राहत का ऐलान, लेकिन 2-2 लाख रुपए जो ऐलान देने की बात कही, 2-2 लाख रुपए देने का जो ऐलान किया गया है वो पर्याप्त होगा उन परिवारजनों को जिन्होंने अपने घर का एक जो कमाने वाला इंसान होता है वो खो दिया? बिल्कुल, देखिए पीपल कोटी चमोली में जो टनल हादसा हुआ था इसमें 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जो 3 लोग लापता थे उनके शव बरामद हो गए हैं। वहीं बीते दिनों उनके परिजनों ने जमकर वहां पर हंगामा किया था, क्योंकि सरकार ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान जो है उनके लिए किया था और उन्होंने कहा था कि ये नाकाफी है। इसी के साथ सीएसडीसी ने भी 1 से 2 लाख रुपए का जो मुआवजा का ऐलान है वो किया था। कहीं ना कहीं वो लगातार हंगामा कर रहे थे कि एक जान की कीमत सिर्फ 5 से 7 लाख रुपए है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। और जो
घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया गया है। ये जानकारी चमोली के जो डीएम है गौरव कुमार उन्होंने दी है, क्योंकि पीएमओ की ओर से उनको फ़ोन आया था और उन्होंने जितने भी मृतक हैं उनके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उनके जो बैंक डिटेल है वो मांगी है, क्योंकि जो ये मुआवजा राशि है वो सीधे जो मृतकों के जो परिजन है, जो आश्रित हैं, उनके खाते में जाएगी और जो ये घायलों की जो मुआवजा राशि है वो सीधे उनके अकाउंट में जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें इस मुआवजा राशि की तो कहीं ना कहीं ये नाकाफी है। लगातार उनके परिजन जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को अधिक से अधिक रूप में जो मुआवजा है वो देना चाहिए, क्योंकि लगातार वह टनल हादसे में जिन्होंने जान गंवाई हो कई सालों से वहाँ काम कर रहे थे और इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास हो रहा था। और बात यह है कि चमोली ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है वो एक कहीं ना कहीं एक अद्भुत कार्य हम कह सकते हैं, परियोजना कह सकते हैं, जिसके जरिए पहाड़ों तक ट्रेन जो है वो जाएगी। और ऐसे में इतना बड़ा काम करने, इतना पहाड़ जैसा पत्थर को तोड़ना, पहाड़ों को खोदना, पहाड़ों को तोड़ना और टनल बनाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा काम है। और ऐसे में उन मजदूरों की जान की कीमत 5 से 7 लाख रुपए या 9 लाख रुपए के नाकाफी है। उनके परिजनों की ओर से लगातार वहाँ हंगामा किया जा रहा है, पुलिस बल वहाँ तैनात किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि कम से कम मृतकों को 15 से 20 लाख रुपए मिलने चाहिए। बिल्कुल दीपिका, अब ये ऐलान कर दिया गया 2 लाख रुपए और बढ़ा दिए गए पीएम कोष से, तो अब ऐसे में जो परिजन है जो अभी लगातार यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे, अब उनका क्या रुख है? वो इतने में संतुष्टि जताएंगे या फिर अभी भी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा? जो मांग वो लगातार कर रहे हैं कि मुआवजा राशि बढ़ाई जाए, वो क्या उस स्थिति पर? दीपिका, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, दीपिका पर वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दें कि जो परिजन हैं वो लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दीपिका, आप तमाम जानकारी के साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान यहाँ पर पीएम कोष से भी किया गया है। तो देखिए, चमोली टनल हादसे पर गढ़वाल कमिश्नर का बयान भी सामने आया है और ऐसे में कल शाम तक अभियान पूरा किया गया, हमने बचाव शुरू किया। ये कहा गया है हादसे में अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। जो हादसे में अब तक कुल 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों का आंकड़ा अब 10 से बढ़कर 11 हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां टीएचडीसी और कंपनी मुआवजे का फैसला करने वाली है। पीपल कोटी टनल हादसे में मृतकों का आंकड़ा अब बढ़ चुका है, जो कि पहले 10 था वो अब 11 हो गया है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि इलाज के दौरान आज एक और घायल मजदूर ने दम तोड़ दिया है, जबकि 11 का इलाज अभी जारी है। पीड़ितों और परिवारजनों को मुआवजे का फैसला भी किया गया है। टीएचडीसी और संबंधित निर्माण कंपनी वहां पर रहेगी। वहीं इस भीषण हादसे के असल कारणों का भी पता लगाने के लिए जिलाधिकारी ने विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं। कल शाम तक हम लोगों ने पूरा रेस्क्यू कार्य कंप्लीट कर लिया था और जितने भी लोग 22 कुल मजदूरों में से जो थे सभी को रेस्क्यू किया गया था। 10 लोगों की उसमें दुखद मृत्यु हुई थी और 12 लोगों का इलाज चल रहा था। उसमें भी एक व्यक्ति की आज ज्ञात हुआ है कि उसकी भी मृत्यु हो गई है, जो एम्स ऋषिकेश लाया गया था। तो इस प्रकार कुल 11 डेथ है और 11 लोग जो है अभी इलाज के अधीन है। उनका कर्णप्रयाग में और वहाँ चमोली जनपद में जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। तो वही देखिए, मसूरी फिलहाल उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंच चुके हैं। ऐसे में एलबीएस एकेडमी में भव्य स्वागत उनका किया गया। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि करते हुए नजर आए। आईएएस अधिकारियों का समापन समारोह था। इस कार्यक्रम में वो पहुंचे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गुरुवार को सड़क मार्ग से मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी पहुंचे। अकेडमी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति वर्ष 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और नए अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे।
देहरादून में भारत और नेपाल के बीच 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। 20 और 21 अगस्त तक चलने वाली इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, संयुक्त गश्त और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर गहन मंथन किया जा रहा है। भारतीय दल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु और नेपाली प्रतिनिधिमंडल के अगुवाई संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। उत्तराखंड में बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव विभागीय सुस्ती के चलते अब तक अधर पर लटका हुआ है। वर्ष 2022 में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी घोषणा की थी। हालांकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार सभी मानक पूरे कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिए हैं। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही उत्तराखंड में पहला बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। वो राज्यों को गाइडलाइन भेजी, हमने उनको पूरी गाइडलाइन पूरी करके दे दी है। जब भी भारत सरकार निर्णय करेगी निश्चित रूप से उत्तराखंड को भी उसमें महिला जो हमारे सैनिक स्कूल हैं उसके पूरे मानक करके हमने भारत सरकार को भेजा। चमोली में आवारा कुत्तों का खौफ नजर आ रहा है, जहां कुत्तों के आतंक से 10 स्कूल बंद कर दिए गए। ऑनलाइन पढ़ाई, सड़कों पर डॉग स्केयर। नारायणबगड़ में आवारा कुत्तों पर एक्शन। चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र से बड़ी अपडेट है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि प्रशासन को 10 स्कूलों को 4 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लेना पड़ा। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पढ़ाई को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं स्थानीय लोगों को राहत दिलाने और खतरे को टालने के लिए वन और नगर निकाय की टीमें इलाके में सघन कुत्ता पकड़ो अभियान चला रही हैं। नारायण मार्केट में परसों 18 तारीख की बात है, एक कुत्ता वहां पर आया और उसने अन्य कुत्तों को काटा और साथ में 4 लोगों को भी काटा। इसकी जैसे हमें जानकारी मिली, हमने त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए पशुपालन विभाग को निर्देशित किया और पशुपालन विभाग के द्वारा लगातार सर्च अभियान जारी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने हमारे आग्रह पर 3 दिन के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। अभी भी सर्चिंग खोज अभियान जारी है और सारे मिल करके जितने भी पागल कुत्ते हैं सबको ढूंढा जा रहा है और उनको पकड़ करके क्वारंटीन करा जा रहा है। नारवल में पिछले 4 दिनों से ये जो आवारा कुत्ते हैं एक दहशत का माहौल बना हुआ है नारवल बाज़ार में। और अभी तक यहाँ पे जहाँ तक पता चला है कि 7 से 8 लोग कुत्तों ने काट दिए हैं। और उसके बाद प्रमुख साहब और ये SDM इनके माध्यम से थोड़ा जो स्कूलें हैं 3 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। और वाकई में होनी भी चाहिए थी स्कूलें बंद, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को काटा जा रहा है उनको पता नहीं चल रहा कि वाकई में कुत्ते पागल हो रखे हैं और वो काट रहे हैं बच्चों को, तो होना चाहिए था 3 दिन की छुट्टियाँ। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट का मामला सामने आया। घटना में दोनों ओर से चले लात-घूंसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। उधर हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में बुधवार देर रात 10-12 हथियारबंद बदमाशों ने कमर्शियल ऑफिस पर धावा बोलकर लाखों की डकैती को अंजाम दिया। बदमाश खुद को पुलिस की SOG टीम बताकर ऑफिस में दाखिल हुए और तमंचे के बल पर जुए की 8 लाख रुपए की नकदी, सोने के आभूषण और 12 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमों का गठन किया है। हरिद्वार में मानसून की बारिश के साथ ही आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है। कहीं बस्तियों में मगरमच्छ पहुंच रहे हैं तो कहीं तेंदुए और अजगर के निकलने से लोगों में दहशत का माहौल है। राजाजी नेशनल पार्क और गंगा नदी से सटे होने के कारण वन्यजीव लगातार रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ रही है।
उधर ऋषिकेश में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने प्रदेश में तेजी से फैल रहे नशे के कारोबार पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पश्चिमी देशों से शुरू हुआ जानलेवा जोम्बी नशा अब उत्तराखंड के युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति अपनाने और नशे से दूर रहने की अपील की है और साथ ही चेतावनी दी है कि इस खतरनाक नशे पर अविलंब रोक लगाने और कड़े कानून की मांग को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड में नशे पर प्रहार यहां पर देखने को मिल रहा है और इस पर सख्त कानून भी बनेगा। ऋषिकेश में ये मुद्दा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा चिंतित हूं जिस प्रकार पूरे देश में युवा नशे का आदी बनता जा रहा है, नशे में लिप्त है युवा। वो नशा कहां से युवाओं तक पहुंच रहा है, कौन वो नशा युवाओं तक पहुंचा रहा है और जिस तरह से बहुत तेजी से युवा नशे की ओर बढ़ रहा है, नशे में लिप्त पाया जा रहा है। देहरादून में भी नया नशा आ गया है, पूरे चाइना से बताया जा रहा है। अमेरिका में इसके कई केसेस देखने को मिले हैं, ज़ॉम्बीज नशा आया है और ये अभी देहरादून में भी देखने को मिला है। तो मैं बड़ा इसमें गंभीर चिंता है और मेरे को इस बारे में मुख्यमंत्री से भी एक बार बात करना चाहूंगा कि जिस प्रकार देश में प्रदेश में ये तेजी से नशा बढ़ रहा है, इस नशे की रोकथाम के लिए हम कितना सक्रिय हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए, भारत का युवा भारत का प्राण है। नशा नासूर की तरह है और इस नासूर को खत्म करने के लिए सरकार ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि का जो एक अभियान चलाया है उसको वो पूरा करते हैं। उसका संकल्प है कि जो हमारे युवा है, जो हमारे जन जी हैं, उनको इस नशे की जद में नहीं जाने देना है। जो हमारे मेडिकल स्टोर है जहां पर इस तरीके के नशे मिलते हैं उनको चिन्हित किया जाता है। स्लम एरिया जहां पर जो बस्तियां हैं, जो काफी घनी आबादी वाली जो बस्तियां जहां पर इस नशे की तस्करी होती है, उन लोगों को चिन्हित करके पकड़ने का काम किया जाता है। जो नशे की जद में आ चुके हैं, जो पीड़ित है, जो बीमार है मानसिक तौर पर, हम डॉक्टरों के जरिए हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो लगातार उनका इलाज भी करते हैं और उनको अवेयरनेस भी करते हैं। नशे में जब युवा डूबता है तो देश का जो भविष्य है वो अंधकार में होता है। और जिस तरीके से 9.5 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई भाजपा के नेता जो इस कुकृत्य में शामिल नजर आते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। यही वजह है कि आप जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम निकाल लीजिए, जितने भी एंटी ड्रग सेल का आयोजन यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजेस तक में कर दीजिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दीजिए, जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी नशे को पूरी तरीके से खत्म करने की, क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि इसका सोर्स क्या है। जब तक सोर्स खत्म नहीं होगा तब तक नशे की लत युवाओं में खत्म नहीं होगी। उत्तराखंड में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में बड़ी सेंधमारी की है। श्रीनगर गढ़वाल की मेयर आरती भंडारी समेत 10 पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री धन सिंह रावत ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि चुनाव से पहले कई ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और अन्य बड़े चेहरे भी भाजपा में शामिल होंगे। हम तो धन सिंह जी का क्षेत्र मानते हैं और धन सिंह जी का क्षेत्र है। धन सिंह के क्षेत्र में अभी शुरुआत हुई है। बड़ी संख्या में प्रधान, बीटीसी मेंबर, जिला परिषद सदस्य भी बीजेपी संस्था लेंगे, उसके लिए हमने रचना बना दी है। लगातार हम ज्वाइनिंग के कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी और भी बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे आपके सामने सबकी सूची हम लाएंगे। उधर उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन यानी कि एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस ने पार्टी विधायकों के नाम पर फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने का आरोप लगाया है। पिरान कलियर से 3 बार के विधायक फुरकान अहमद का दावा है कि उनके नाम पर भी साजिश के तहत आपत्ति दर्ज की गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि निष्पक्ष जांच न होने पर वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरे 50 साल तक के मैं राजनीति करी, क्या मैं अपने गांव का रहने वाला नहीं है? तो मेरे गांव तो जब जिसके नाम से आपत्ति लगी वो फुरकान, मोहम्मद फुरकान था, तो मैंने उसे मालूम किया कि भाई आपने मेरे नाम पे आपत्ति लगाई। उसने क्लियर कहा कि मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई। तो फिर उसने एफिडेविट दिया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के नाम के पास, खुद गया वो, उन्होंने कहा मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई। इसी तरह मेरे पे और एफिडेविट है और काफ़ी बूथों पर जो आपत्ति लगाई गई वो सब फर्जी लगाई जा रही हैं। तो हमारी यही मांग है, आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है कि जिन लोगों ने फर्जी आपत्ति लगाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कथित तौर पर जो आपत्तिकर्ता बनाए गए हैं उनकी तरफ से
सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को और ARO को सभी को एफिडेविट के साथ बता दिया गया है कि हमारी तरफ से इस तरीके की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है और ये जो आपत्तियाँ ये पूरी तरह बोगस है, पूरी तरह फर्जी है। हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका करके कांग्रेस के समर्थित जो वोट हैं उनको काटने के लिए इस तरीके की साजिश रच रही है और जिसको कांग्रेस का हर कार्यकर्ता निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने खड़े होकर के अगले 11 सितंबर तक इस लड़ाई को लड़ेगा। हमारे जो BLA हैं वो BLO से संपर्क में है, बूथ वाइज लिस्ट बनी हुई है और वो BLO से संपर्क कर रहे हैं, एक एक आदमी को अप्रोच कर रहे हैं, उसको वहाँ खड़ा कर रहे हैं कि मैं हूँ भाई, कैसे मेरा नाम काटा गया। पहले तो ये उसमें कितने नाम हमारे ठीक हो जाते हैं। फिर सेकंड बात यह है कि जहाँ BLO नहीं सुनेंगे वहाँ ARO के पास जाएंगे, जहाँ ARO फिर नहीं सुनेगा वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जहाँ वो भी नहीं सुनेगा वहाँ राज्य चुनाव आयोग में आएंगे, जहाँ ये भी नहीं सुनेंगे फिर हाईकोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। पर हम हर स्तर पर एक एक वोट के लिए लड़ेंगे, हम छोड़ने वाले। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण निषाद हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने निषाद समाज के आरक्षण और अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रवीण निषाद ने कहा है कि उनकी पार्टी समाज के संवैधानिक अधिकारों और सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के सामने लगातार आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि निषाद समाज की आरक्षण संबंधित विसंगतियां जल्द दूर होंगी। कोई देखिए झूठ का जो व्यापार था उनका, संविधान कहीं नहीं कोई बदल रहा था, लेकिन संविधान को हाथ में लेकर और संविधान की कसम खाकर जनता को गुमराह किया गया। 8,000 रुपए का खटाखट करके तो जनता भ्रमित हो गई। अब जनता भी पछता रही है कि हम लोगों ने कैसे लोगों को इस सरकार में भेजने का काम किया, लेकिन फिर भी जनता का जो पूर्ण विश्वास था, हमारी NDA की सरकार बनी, माननीय मोदी जी पुनः हमारे प्रधानमंत्री बने और जनता फिर से खुश हो गई। आज के दिन में पूरी की पूरी जनता और पूरा भारत देश ये चाहता है कि हमारा भारत गौरव के पथ पर आगे बढ़े और अखंड भारत की निर्माण की स्थापना करे। रुद्रप्रयाग जिले में अस्थायी रूप से रोकी गई श्री मद्देश्वर धाम यात्रा आज से पुनः शुरू हो चुकी है। जहां विभागीय रिपोर्ट और मार्ग की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यात्रा संचालन को हरी झंडी दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए SDRF और DTRF टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही यात्रा मार्ग पर ट्रॉली संचालन के लिए समय निर्धारित कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। श्री मद्देश्वर धाम को जाने वाले तीर्थ यात्रियों की और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी सुविधा को देखते हुए श्री मद्देश्वर धाम की यात्रा को पुनः प्रारंभ किया गया है। इसमें जो हमारे PWD डिपार्टमेंट है, पुलिस है और जो हमारे अन्य विभाग है जैसे आपदा और SDM, इन सभी के द्वारा उसमें कार्रवाई भी की जानी है। इसमें जो वहाँ पे ट्रॉली सिस्टम है उसके ऑपरेट करने का जो टाइमिंग है वो भी फिक्स किया गया है, मेंटेनेंस का टाइम भी फिक्स किया गया है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, स्थानीय निवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस यात्रा व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी वहाँ लगे हैं और जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करें। साथ ही साथ जो हमारा वहाँ स्टाफ लगा है उनके साथ एक शालीन व्यवहार करें और हमें इस व्यवस्था को इस तरीके से चलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। तो वहीं रुद्रप्रयाग में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन की देखरेख में मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें आर्मी, SDRF, DDRF और पुलिस ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास किया है। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने की सूचना पर टीमों ने तेजी से राहत बचाव कार्य और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया। जहां जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने इसे वास्तविक आपदा प्रबंधन के लिए बेहद अहम बताया है। के निर्देशों में एक मॉक अभ्यास किया गया जिसमें कि SDRF और आर्मी और हमारे DDRF और आपदा मित्र और हमारी मेडिकल जो सर्विस हैं तो उनके एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें कि हमारी जो त्वरित रिस्पांस है उसको परखा गया और हमारे साथ जो आपसी समन्वय है और किन किन विभागों के साथ तो वो विभाग भी यहाँ पर उपस्थित हुए और अपनी जो कार्यशैली है उसमें पूर्ण निपुण रहे।
तो वहीं देखिए, उत्तराखंड का भूस्खलन प्रबंधन मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी मिसाल बन चुका है। उत्तराखंड भूस्खलन प्रबंधन केंद्र यानी कि ULMMC को अपनी तकनीकी सेवाओं से पहली बार 4.21 लाख रुपए का राजस्व मिला है। सहारनपुर की खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए ULMMC ने DPR तैयार किए और तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निभाई है। केंद्र अब तक विभिन्न विभागों के लिए 8 से ज्यादा महत्वपूर्ण DPR तैयार कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुका है। तो उधर देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। डीएम आशीष ने यह आदेश जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। देहरादून में फिलहाल आपको बता दें कि मौसम विभाग के जरिए भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो चुका है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार चौहान ने जिले में आवश्यक सुरक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर आज देहरादून जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।